अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। स्प्रिंग 15 क्वेश्चन नंबर 5 जी केमिकल्स लिमिटेड। अच्छा, ये सवाल फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का ही सिर्फ नहीं है, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन से आगे है, यानी ये कुछ चीज़ों का मिक्सचर है। जनरल डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं आप इसको। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन तो है, हाँ है, लेकिन उसके अलावा ही इस सवाल में और बेस बनाई गई है, वो मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले एक चीज़ देखिएगा, एक प्रोडक्ट बी है, एक प्रोडक्ट ए है, दोनों जॉइंट प्रोडक्ट हैं। इस सवाल से हटके एक बात करूँ, या तो इसको अभी बेच सकते हैं 1000 का, या फिर इसको फर्दर प्रोसेस करके और रिफाइन कर लें और उसको डबल ए बना लें और फिर बेच दें 1800 का। लेकिन इस फर्दर प्रोसेस में इस पे लगेंगे 645, 645 खर्च होंगे। ए को अभी बेच दें या फर्दर प्रोसेस करके बेचें? क्यों? 1800 और 1000 को कंपेयर करना है। फिर 1800 645 ये बनता है 1145 वर्सेस 1000, तो ये बेहतर है। इसी तरह से ये जो जॉइंट प्रोडक्ट्स प्रोसेस 1 से निकलते हैं, ए और बी, ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। बी भी ऐसा ही है कि चाहे तो बेच दें 2400 का, या फिर फर्दर प्रोसेस कर लें और फिर डबल बी बना के बेचें और बेच लें 3000 का और 500 रुपये और खर्च कर लें। तो बी को अभी बेचें या फर्दर प्रोसेस करके बेचें? फर्दर प्रोसेस करके बेचें, क्योंकि अभी बेचेंगे तो 2400 का बिकेगा वर्सेस 3000 का बिकेगा 500 खर्च करके, तो ये बेहतर है। तो ए को भी फर्दर प्रोसेस करके बेचना है और बी को भी फर्दर प्रोसेस करके बेचना ही बेहतर है। यहाँ तक कोई इख्तलाफ? अब मेरा सवाल ये है कि ए और बी दोनों में से बस एक ही फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं क्वांटिटी का फर्क नहीं डाल रहा, क्वांटिटी सबकी बराबर है। अभी ए को हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो बी को नहीं कर सकते फिर, और अगर बी को फर्दर प्रोसेस करना फिर ए को नहीं कर सकते। ये काम दोनों में से कोई एक ही हो सकते हैं। तो ए को फर्दर प्रोसेस करें कि बी को? उधर 2500 है, इधर 1100 बता देते हैं, तो बी नहीं बेहतर? नहीं,
मार्जिन कम है, हैं? नहीं, प्रॉफिट तो 1145 का है। हाँ बिल्कुल ठीक है। जब हम करेंगे ना सिर्फ एक प्रोडक्ट का फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, सिर्फ एक प्रोडक्ट का, तो फिर तो आप इन दोनों को कंपेयर करके फैसला कर लें, कंपेयर कर लें, ये बेहतर है, कंपेयर कर लें, ये बेहतर है। लेकिन अगर फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन किसी और अल्टरनेटिव से कंपेयर हो रहा हो, जो कि मैंने मिसालों में दोनों ही फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन कर लिए, लेकिन बात यह कि दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये बात फिर सुने, अगर किसी प्रोडक्ट का फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन करना है तो मैंने आपको अब तक जो दो सवाल किए, दो सवाल के एक किया फर्दर प्रोसेसिंग, दो किए, एक कल खुद ही बनाया था, मुझे एग्जांपल बताई थी। तो अब तक जो भी सवाल किया है, एक, पौना, डेढ़, दो, जितने भी, उनमें मैंने आपको तरीका सिखाया कि इसको अलग सॉल्व कर लें, इसको अलग सॉल्व कर लें, फिर कंपेयर कर लें, ये ठीक है, बिल्कुल चलेगा। लेकिन जब ये फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन एक प्रोडक्ट का साथ किसी और चॉइस से भी कंपेयर होना है, फिर फैसला होना है, तो फिर इस तरह से कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, फिर हमें साथ इनका इंक्रीमेंटल भी देखना पड़ेगा। यानी ए को फर्दर प्रोसेस करना सेल नाउ करने से 145 बेहतर है, जबकि बी को फर्दर प्रोसेस करना ऐसे बेच देने से 100 बेहतर है। अब 100 और 145 को कंपेयर करके फैसला होगा, क्योंकि बज़ाहिर तो दोनों ही फर्दर प्रोसेस करने बेहतर है ना, लेकिन अगर ए और बी की फर्दर प्रोसेसिंग में मुकाबला पड़ जाए तो फिर 1145 और 2500 को नहीं देखना, फिर 145 और 100 को देखना है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि शायद ये दो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस का मुकाबला हो, नहीं, एक ऑप्शन है ए को फर्दर प्रोसेस कर लें, ऐसे ही बेच के, क्या कह रहा हूं मैं, ऐसे ही बेचने की बजाय ए को ऐसे ही बेचने की, ए तो बनता ही है, ए बनता है, ए के बनने पे असर नहीं आने लगा, ए बनता है, या तो ए को फर्दर प्रोसेस करके बेच लें, एक ऑप्शन। मैंने अभी जो बात किया ना, शायद ये लग रहा है किसी को कि शायद दो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस को कंपेयर करना हो तो ऐसे करना है। मैंने दो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन की तो मिसाल दी है। अगर ऐसा भी होता ना कि ए तो बनता ही बनता है, या तो ए को फर्दर प्रोसेस करके बेचें, या जितने पैसों में ये प्लांट लगाना है इसकी बजाय एक प्रोडक्ट सी बना लें, ए ऐसे ही बेचते रहे, कोई मसला नहीं, एक सी बना लें, और उस सी बनाने से 120 का फायदा होगा। अब ये बी वाली बात को छोड़ देता हूं। देखें, पहले जो मैंने ए और बी के दो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस जो इंडिविजुअली तो अच्छे ही थे, यानी अगर आइसोलेशन में बी को देखें कि बी को फर्दर प्रोसेस करना बेहतर है या अभी बेचना बेहतर है, तो फर्दर प्रोसेस करना बेहतर है। ए को आइसोलेशन में देखें कि फर्दर प्रोसेस करना बेहतर है कि अभी बेचना बेहतर है, तो फर्दर प्रोसेस करना बेहतर है। लेकिन अगर ए और बी की फर्दर प्रोसेसिंग दोनों में मुकाबला पड़ जाए कि कोई एक ही है जो फर्दर प्रोसेस हो सकता है, फिर 1145 और 2500 को नहीं कंपेयर करना, सिर्फ काली काली फिगर्स कंपेयर करनी हो तो 1145 वर्सेस 1000 ठीक है, सिर्फ बी का फैसला करना हो 2500 वर्सेस 2400 ठीक है। लेकिन जब वे फैसला करना पड़ जाए कि ए को फर्दर प्रोसेस करना है कि बी को करना है, तो अब 2500 वर्सेस 1145 नहीं हो सकता, 145 वर्सेस 100 होगा। ये बात ओके? तो इससे ये मत समझ जाइएगा कि शायद दो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का कंपैरिजन हो तो ये करना होगा। अगर एक फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन करना हो आइसोलेशन में, बस और कुछ नहीं सोचना, बस सिर्फ इतना पूछा है कि फर्दर प्रोसेस करना है कि नहीं करना, तो 1145 वर्सेस 1000। लेकिन अगर फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन करना है या उसकी जगह कोई और प्रोडक्ट बनाना है, अब मुकाबला पड़ गया ना। अब अगर हम ये देखना चाहें कि ए तो बनता ही बनता है, वो मसला नहीं है, क्या उन पैसों में ए फर्दर प्रोसेस करना शुरू कर दें या सी बना के बेचना शुरू कर दें, उसमें 120 का फायदा है, तो 1145 वर्सेस 120, फिर 145 वर्सेस 120। यानी जब इन दोनों बातों से जो मैंने भी आपको समझाने की कोशिश की, कंक्लूजन ये बता रहा हूं कि अगर तो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है एक प्रोडक्ट का और बस सिर्फ वही डिसीजन है, तो 1145 वर्सेस 1000 कर लें बेशक। लेकिन अगर वो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन किसी और चॉइस के साथ भी मैच पड़ जाए, तो फिर फैसला 1145 और चॉइस का नहीं होना, फिर 145 और उस किसी और चॉइस का होना। ठीक है? अच्छा, अब इसका कंक्लूजन बताता हूं, अगर आपको काम की बात लगे तो लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर अपना कंक्लूजन बना लीजिएगा।
कि अगर किसी एक प्रोडक्ट के, पूरी बात सुन लें पहले, अगर किसी एक प्रोडक्ट के फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन के साथ मुकाबले पे कोई और चॉइस भी आ जाए, अगर किसी एक प्रोडक्ट के फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन के साथ मुकाबले पे कोई और चॉइस भी आ जाए, तो फिर उस चॉइस को फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन के इंक्रीमेंटल प्रॉफिट से कंपेयर करना, और उस इंक्रीमेंटल प्रॉफिट को जरूर इन फिगर्स लेके डिफाइन कर दीजिएगा 145। यानी आप ये फिगर्स बेशक नोट करें और फिर ये कंक्लूजन लिखना कि अगर फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन किसी और चॉइस के साथ मिक्स हो जाए, तो फिर उस किसी और चॉइस को फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन के इंक्रीमेंटल प्रॉफिट से कंपेयर करके फैसला करना है। इन मिसालों को अगर नोट कर रहे हैं ना सारी, तो इसकी कहानी भी लिखना कि ए फर्दर प्रोसेस करना बी से क्यों बेहतर है। 145 और 100 को कंपेयर किया है। कहाँ पर ये 1155 है। अच्छा चलिए 1155 मार्कर उठा रहा था। हाँ जी। अच्छा, अगर आपको ये लगे ना कि ये तो फिर हम याद रखें आपके कब इसको नेट करना है कब नहीं करना, तो आप अगर सिर्फ ए के फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन भी होता, जैसे भी पहले पोलन और स्टिग्मा वाला किया था, आप उसको भी बेशक 155 आंसर निकाल के सॉल्व कर लें। यानी उसमें भी आप बेशक ऐसे ही कर लें कि सीड्स रखें, पोलन की सेल माइनस कर दें। यानी उसमें भी आप बेशक सीड्स और पोलन को नेट कर दें, और अगर आंसर फिर भी पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। आप अगर ये भी करना चाहें ना कि फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन जो अभी तक मैंने आपको दिस वर्सेस दिस कराया था, अगर आप उसको भी ये करना चाहें कि सीड्स बेचने की फिगर्स ले लें और पोलन वाली फिगर्स को ना करना, लेस कर दें, और आंसर पॉजिटिव आ जाए, तो ये क्या बता रहा होगा कि फर्दर प्रोसेस करना है। तो आप बेशक आइसोलेशन वाले सवाल को भी ये नेट पे ही करके सॉल्व कर लें।
यानी अगर आप कहें जी इसके लिए हम 1155 वर्सेस 1000 याद रखें और उसके लिए 155 याद रखें, तो आप सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन भी नेट 155 की बेस पे कर सकते हैं। पता नहीं क्या क्या कह गया मैं। स्प्रिंग 15 क्वेश्चन नंबर 5। इस लंबी चौड़ी ये जो सवाल का डाटा है, इसकी पहले मैं आपको कहानी बताता हूँ और आप ये देख लें कि अंग्रेज़ी पढ़ के वो कहानी समझ आ रही है या नहीं। अगर नहीं तो फिर अंग्रेज़ी दोबारा पढ़िएगा मेरे समझाने के बाद। एक बिजनेस का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन प्लांट है, और इसके 1 महीने का डाटा दिया हुआ है दिसंबर का। और उस 1 महीने में हुआ यह था कि ए और बी 2 प्रोडक्ट्स बने थे, जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं ये। ए बने थे 14,700 शायद, नहीं, दिसंबर का डाटा क्या दिया हुआ है 11,300 और बीटा 26,000। दिसंबर में ये हुआ था और 1 महीने में ये हुआ था, तो शायद हर महीने यही हुआ करेगा। इस वक्त एग्जिस्टिंग कंपनी की हैसियत कैपेसिटी ये है। मैनेजमेंट ने सोचा ये है कि या तो हम, चूंकि ये अच्छा काम है, तो या तो हम इसी काम को और बढ़ा लें और एक्सपेंशन की तरफ चले जाएं। एक्सपेंशन का मतलब है कि मजीद ए और बी बना लेंगे, इसी तरह के ए और बी और बना लेंगे। एक्सपेंशन मतलब एग्जिस्टिंग काम को और बढ़ा लेंगे। तो या तो ये कर लें, या फिर एक रिफाइनिंग प्लांट लगाएं और ए को रिफाइन करके बेचें। तो ये 2 ऑप्शंस, या कुछ मिस कर दिया सवाल में मैंने, यानी अल्फा और बीटा दोनों को रिफाइन कर लें। हाँ, और अल्फा और बीटा। तो इस सवाल में 3 ऑप्शन है मैनेजमेंट के पास कि चाहे तो वो ए और बी जो अभी बनाते थे काम को और बढ़ा लें, मजीद ए और बी बना लें, एक ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि ए को फर्दर रिफाइन कर लें, और एक ऑप्शन ये है कि रिफाइनिंग प्लांट लगाएं जरूर, लेकिन बी को रिफाइन कर लें। तो ये नीली, लाल और हरी, ये 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं, और इन तीनों में से कोई एक करना है, ये कैसे पता? सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? हाँ, और ए या बी, ये कैसे पता? क्योंकि रिफाइनिंग में रिफाइन ए और बी, तो ए और बी ये 2 अलग अलग ऑप्शन है, यानी ए रिफाइन करेंगे तो बी नहीं करेंगे। अच्छा, इन नीले, हरे, लाल में से जिसको भी पिक करेंगे, वो जो काला वाला काम है वो होता रहेगा, क्योंकि जितनी कैपेसिटी का प्लांट है ये उसके अलावा काम की बात हो रही है। तो वो जो ब्लैक वाला डाटा है वो दिसंबर का डाटा बेशक है, लेकिन जनवरी में भी फिर इतना ही हुआ करेगा। इन 3 में से हमने कुछ बेस्ट है जो बताना है। ये जो एक्सपेंशन होगी इसमें तो मजीद ए और बी बनेंगे, लेकिन अगर ये लाल और हरी ऑप्शन देखें तो ए रिफाइन होगा या बी रिफाइन होगा? कौन सा ए कौन सा बी? काला वाला ए और काला वाला बी। ये जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से बनता है, अगर ए को रिफाइन करने का फैसला किया तो बी वैसे ही बिक जाया करेगा और ए रिफाइन होकर बिका करेगा, और अगर बी को रिफाइन करने का फैसला किया तो इनमें से ए वैसे ही बिक जाया करेगा और बी रिफाइन होकर बिका करेगा। और अगर इस नीले वाली ऑप्शन पे गए तो फिर रिफाइन नहीं होगा। ऑप्शंस ये हैं, इस सवाल को पढ़ के देख लीजिए, अंग्रेजी से यही सब समझ आ रहा है। अगर नहीं तो कोई अंग्रेजी कंफ्यूजिंग है तो मैं अंग्रेजी का तर्जुमा कर देता हूँ। वैल्यूज पे बाद में आते हैं कि 5000 आवर्स क्या हैं, और कैलकुलेशंस पे बाद में आता हूँ। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझें, इस कहानी समझें कि इसमें हम करने क्या लगे। जी, अच्छा जी, ऐसी बात है। दिखाइए सवाल। अच्छा, सवाल ये है कि अल्फा और बीटा में जो आपस में मुकाबला है वो तो समझ आ रहा है और से, लेकिन ये कैसे पता कि रिफाइनिंग और एक्सपेंशन दोनों में से एक काम हो सकता है?
असल में ना सवाल का कॉन्टेक्स्ट यही है कि हमने उसको ऑप्शंस को इवेल्युएट करके रिकमेंड करना है। तो अगर दोनों ही अच्छे काम हैं और हमने कह देना है दोनों ही कर लो, तो उसमें डिसीजन मेकिंग कहाँ से हुई? तो एक्सपेंशन तो हैं तो सारी प्रॉफिटेबल काम, तो एक्सपेंशन तो इसका मतलब वो वैसे ही कर लेनी थी, तो मकसद तो सिर्फ ए वर्सेस बी का हो गया, तो फिर एक्सपेंशन का डाटा क्यों देता? तो सवाल का कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि एक्सपेंशन इन सब में से बताना है क्या बेहतर है, क्योंकि उसने कहा इवेल्युएट ईच ऑफ द अबव प्रपोजल एंड गिव योर रिकमेंडेशन। तो अगर ईच प्रपोजल इवेल्युएट करवा के रिकमेंडेशन मांग रहा है तो यही कह रहा होगा कोई एक बता दे। वैसे तो सवाल में इतनी ज्यादा अंग्रेजी है नहीं, लेकिन जितनी भी है ये 3 ऑप्शंस समझ आ गई। अब इन तीनों को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा अब देखें, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है, यानी ए को रिफाइन करना, क्या पता ए को वैसे ही बेचना ज्यादा बेहतर हो, तो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन आ गई। लाल वाली ऑप्शन एक फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है, हरी वाली ऑप्शन भी एक फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है, लेकिन इन तीनों का आपस में भी कंपैरिजन हो रहा है। तो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन मिला के बस एक जनरल था डिसीजन मेकिंग का सवाल हो गया। एक्सपेंशन करता हूं पहले सॉल्व। क्या क्या रेलिवेंट आइटम्स सवाल में? सेल है, खर्चे हैं, और बस फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्रीमेंटल बताए हुए हैं, और सेल्स और वेरिएबल खर्चे या तो दोनों को एक एक करके यूनिट से मल्टीप्लाई कर लें, या पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लें उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर लें। देखें डाटा आपके पास पर यूनिट सेल प्राइस दी हुई है, सवाल में पर यूनिट सेल प्राइस है ना, खर्चे भी हैं पर यूनिट, तो या तो सेल्स को भी यूनिट से मल्टीप्लाई कर लें, वेरिएबल कॉस्ट को भी यूनिट से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर सेल्स और वेरिएबल खर्चों को पहले पर यूनिट कर लें कंट्रीब्यूशन, फिर एक बार यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे मर्जी कर लें, एक लाइन ही बचती है बस, बाकी को बहुत ज़मीन आसमान का फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो सेल्स की भी प्राइस पर यूनिट अवेलेबल है और वेरिएबल के लिए भी पर यूनिट खर्चे अवेलेबल हैं, तो आप इनको पहले पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाल लें फिर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी ठीक है। चाहे तो सेल्स अलग लिख दें, वेरिएबल खर्चे अलग लिख दें, अलग अलग लिख दें, चले लिख लेना, मैं तो कंट्रीब्यूशन ही करूँगा। रुपीज़ जो बड़ी बड़ी फिगर्स हैं वो थाउजेंड में है, तो हम भी आंसर थाउजेंड्स में कर लेते हैं। अल्फा और बीटा एक्सपेंशन से यानी मजीद वाले हैं, मजीद एक्स्ट्रा कितने यूनिट्स बना लेंगे इनटू एक पे कितना कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे, कितने यूनिट्स बना लेंगे पता नहीं, कितना कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे पता नहीं। और क्या क्या रेलिवेंट आइटम्स हैं? सेल्स और वेरिएबल खर्चे कर लिए मैंने, और एक्सपेंशन ऑप्शन कर रहा हूं, एक्सपेंशन। अच्छा इस डिसीजन को करने के लिए डाटा कितने अरसे का अवेलेबल है? तो हम बस 1 महीने का डाटा ले लेते हैं, साल का डाटा होता साल का डाटा पे डिसीजन कर लेते। तो और क्या क्या रेलिवेंट है? एक्सपेंशन पे जाते हैं तो प्लांट खरीदना पड़ेगा, एक्सपेंशन के लिए भी प्लांट खरीदना पड़ेगा और रिफाइनिंग के लिए भी खरीदना पड़ेगा, तो प्लांट की कॉस्ट ले ले रेलिवेंट, 1 महीने को सामने रख के कर रहे हैं, नया प्लांट खरीदना पड़ेगा, यानी 1 महीने की डेप्शन ले लें। एग्जिस्टिंग प्लांट की डेप्शन नहीं होती कभी भी कोई रेलिवेंट चीज, एग्जिस्टिंग प्लांट की डेप्शन कभी भी रेलिवेंट नहीं होती। हाँ अगर नया प्लांट खरीदना है तो उसकी डेप्रिसिएशन जरूर कंसिडर की जा सकती है। ये मैंने आपको रेलिवेंट कॉस्टिंग के नोट्स पढ़ाते हुए उसमें लास्ट पॉइंट समझाया था। एग्जिस्टिंग प्लांट अगर यूज हो रहा हो तो उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती कभी भी रेलिवेंट खर्चा। एग्जिस्टिंग प्लांट का रेलिवेंट खर्चा होता है, उससे हमें कुर्बानी क्या देनी पड़ेगी। जैसे एक आधे सवाल में था कि उसको हमने रेंट पे दिया हुआ था, वहां से छुड़ा के लाना पड़ेगा, तो रेंट इनकम 15 दिन की रेलिवेंट ली थी। तो ये मैंने आपको रेलिवेंट कॉस्टिंग में पढ़ाया हुआ है, इसके नोट में लिखी हुई है बात। अगर कोई एग्जिस्टिंग प्लांट यूज करना हो ना, उसकी रेलिवेंट कॉस्ट डेप्रिसिएशन नहीं होती, उसकी रेलिवेंट कॉस्ट होती है कि उसकी कुर्बानी क्या देनी पड़ेगी। नया खरीदना हो तो उसकी डेप्रिसिएशन एक रेलिवेंट कॉस्ट हो सकती है, वैसे तो वो भी नहीं होनी चाहिए। नए की भी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है, कितने का खरीदेंगे माइनस इस्तेमाल के बाद कितने का बच जाएगा, असल में तो ये है। लेकिन डेटा ना हो तो नए की डेप्रिसिएशन को भी रेलिवेंट कॉस्ट लिया जा सकता है। एक लेबर लर्निंग कर्व कराने के बाद मैंने प्राइसिंग डिसीजन में एक स्प्रिंग 17 का सवाल कराया था,
और अब मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे आपको याद होना है, लेबर जब मैंने लर्निंग रेट पढ़ा दिया था ना, फिर प्राइसिंग डिसीजन पे आया था, तब मैंने एक स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, जिसमें एक बैच सेटअप कॉस्ट थी, हर बैच के बाद वो 5-5% कम हो रही थी, फिर 4 बैचेस के बाद वो रुक गई थी। तो उसमें नए प्लांट की डेप्रिसिएशन को कॉस्ट रेलिवेंट लिया था। जब कभी रिवाइज करेंगे तो ये बात उसमें नज़र आ जाएगी। तो अगर कोई पुराना प्लांट यूज़ करना हो तो उसकी डेप्रिसिएशन हरगिज़ रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई नया प्लांट लेना हो उस जॉब के लिए तो आइडियली तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट होती है कितने का आएगा, माइनस इस्तेमाल के बाद कितनी वर्थ का बच जाएगा। अगर ये ना अवेलेबल हो, मैंने लिखा हुआ है रेलिवेंट कॉस्टिंग के नोट्स में, अगर ये ना अवेलेबल हो तो नए की डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ जॉब से भी काम चल जाता है। ये रेलिवेंट कॉस्टिंग के बिल्कुल आखिर में मैंने लिखी हुई है बात। तो अगर हम एक्सपेंशन पे गए तो एक तो जितने यूनिट्स बनाएंगे उस पर इतना कमाएंगे, और क्या रेलिवेंट है, इतनी लंबी कहानी तो सुना दी यार। नए प्लांट की डेप्रिसिएशन रेलिवेंट है, जाग रहे हैं ना, नए प्लांट की डेप्रिसिएशन रेलिवेंट है। नया प्लांट कितने का होगा, 20 मिलियन का, लेकिन इसकी आरवी भी होगी और लाइफ होगी इसकी बहुत सारी, 20 शायद 20। लेकिन हम चूंकि सवाल अपना एक महीने को सामने रख के कर रहे हैं, जी और कोई रेलिवेंट इनकम एक्सपेंस अगर एक्सपेंशन पे जाते हैं तो कुछ नहीं मिल रहा। और रेलिवेंट एडिशनल फिक्स है नहीं, तो एडिशनल फिक्स्ड खर्चे नहीं होती रेलिवेंट कॉस्ट। कितनी है 250। और एक्सपेंशन पे गए तो कोई रेलिवेंट इनकम या रेलिवेंट एक्सपेंस, एक्सपेंशन ऑप्शन पे जाने से और कोई रेलिवेंट इनकम एक्सपेंस, सेल कर ली मैंने, वेरिएबल कॉस्ट कर ली, एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी आ गई, नए प्लांट की डेप्रिसिएशन भी आ गई, बस चलें ठीक है बस। ए और बी दोनों बनाएंगे तो ए कितने का बेचेंगे और बी कितने का बेचेंगे। फर्दर प्रोसेसिंग वाला नहीं पूछ रहा, हम एक्सपेंशन कर रहे हैं अभी। 1,1125 और वेरिएबल क्या क्या खर्चा आएगा, कितना कितना पर यूनिट दिया नहीं हुआ नहीं, तो हमें इनकी एक महीने की टोटल कॉस्ट टोटल दी हुई है, उनको ए और बी में बांटना पड़ेगा, फिर ए और बी की पर यूनिट निकलेगी। देखें जो एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन का मतलब है जो जैसा अभी होता है वैसा ही और होगा। तो जो एग्जिस्टिंग प्लांट का दिसंबर का डाटा दिया हुआ है, अगर उसी से पर यूनिट निकाल लें, ये सेल प्राइस भी तो उसी की है ना, तो अगर उन्हीं से पर यूनिट कॉस्ट निकाल लें तो वो इनकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो पर यूनिट कॉस्ट दे देते हैं मेहरबानी, नहीं तो खुद निकाल लेते हैं। टोटल दे दी उन्होंने कहा कि दिसंबर के महीने में जो ए और बी के यूनिट्स बनाए थे उन पे टोटल खर्चा जो आया था, टोटल पूरे दिसंबर का सबसे ऊपर टेबल में खर्चा दिया हुआ है, कितना कितना आया था। मटेरियल पे कितना 15,000 और कन्वर्जन पे 4890। लेकिन ये तो टोटल है, इसको हमें पहले ए और बी में एलोकेट करना पड़ेगा। एलोकेट करेंगे तो हर एक की वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग निकलेगी। फिर तो क्यों कर रहे हैं एलोकेट, रहने दें, क्या जरूरत है अलग अलग करने की। दोनों की पर यूनिट अलग निकालेंगे तो ही मल्टीप्लाई करेंगे इनके अपने अपने यूनिट से। दोनों के यूनिट्स भी अलग अलग हैं,
इसलिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो दोनों में तोड़नी पड़ेगी। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स पढ़े थे जब, तो जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स भी पिछली क्लास में भी बांटे थे। बांटेंगे दोनों प्रोडक्ट्स में, और एक बार जब बांट लेंगे तो दोनों के यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट निकल आएगी। किस मेथड से बांटें हैं? जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स दो तरह से बांटते हैं, या तो क्वांटिटी की रेशो में या वैल्यू की रेशो में। तो इसमें किस रेशो में बांटना है? क्वांटिटी की रेशो में। कहा हुआ है वेट ऑफ आउटपुट ना, तो क्वांटिटी की रेशो में बांटना है, वैल्यू में तो नहीं बांटना ना, एनआरवी में तो नहीं बांटना, वेट में बांटना है, क्वांटिटी, क्योंकि लीटर्स में है ना सारा डाटा, तो क्वांटिटी में बांटना है। तो पहले इनको इनकी क्वांटिटी की रेशो में बांटना चाहिए, जॉइंट प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं। तो उससे फिर ये जो टोटल 19 मिलियन है तकरीबन, ए और बी में बटेगा, और पर यूनिट कैसे होगा? उनके यूनिट से डिवाइड कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि आप इस चक्कर में पढ़ें, आपने चूंकि रिवाइज नहीं किया ना, इसलिए याद नहीं है अभी, मैं बता देता हूँ। मैंने जब जॉइंट प्रोडक्ट्स पढ़ाए थे और उसके बाद पहला ही एक खुद से बना के सवाल कराया था, उसमें मैंने दो कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड रखी थी। एक पार्ट कहा था कि आप पहले जॉइंट कॉस्ट बांट दें, फिर दूसरी रिक्वायरमेंट बनाई थी कि अब हर एक की पर यूनिट निकाल दें। तो जब जिस सवाल में टोटल कॉस्ट को यूनिट्स की रेशो में बांटा था, उसमें दोनों प्रोडक्ट्स की पर यूनिट कॉस्ट सेम आई थी, क्योंकि हमने दोनों के यूनिट्स को ऐड कर लिया था। एक के 3000 थे, एक के 5000 थे, दोनों के यूनिट्स को ऐड करके 8000 से डिवाइड किया था, 5 और 3 की रेशो में बांटा था, और फिर बाद में जो आंसर आया था उसको 5000 से डिवाइड और 3000 से डिवाइड किया था। तो वो वही आ गया था जो पहले ही 8000 से डिवाइड करके आंसर निकलता। जब आप जॉइंट प्रोडक्ट्स करेंगे रिवाइज, तो अभी जो मेरी बातें अजीब अजीब लग रही है ना, वो कुछ कार्टून्स में होता था कि वो जानवर आपस में बातें कर रहे हैं, तो जानवरों के तो डायलॉग हैं पूरे, लेकिन जब इंसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते थे तो वो अजीब सी लैंग्वेज बोल रहे होते थे। तो आपको भी मेरी बातें अजीब अजीब लैंग्वेज कर रही हैं, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। तो आप जब जॉइंट प्रोडक्ट्स रिवाइज करेंगे, तो मैंने ये बातें की थी कि जब यूनिट्स की रेशो में बांटें और उसके बाद हर जॉइंट प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकालें, तो हर जॉइंट प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट सेम ही निकलेगी, सेम निकलेगी। तो इसलिए जॉइंट कॉस्ट को बांटने के चक्कर में ना पड़े, 26,000 से बस डिवाइड कर लें सीधा सीधा। 26,000 क्या है? एक 11,300 है और 14,700 भी किया था मैंने। तो अगर यूनिट्स की रेशो में बांटा जाएगा तो जॉइंट प्रोडक्ट हर एक की सेम पर यूनिट आएगी। ये उन लेक्चर्स में है ये बात। कितनी आ जाएगी? 70 नहीं 7 क्या? तो वो दोनों की यही होगी। ये आ गया 235 और ये 360। तो अगर हम एक्सपेंशन पे जाते हैं, यानी मजीद ए और मजीद बी बनाएं, तो एक ए पे इतना और एक बी पे इतना कमाएंगे। ए और बी के यूनिट्स निकाल लें एक बार। तो मैं ये कह रहा था कि आप चाहें तो वहां सेल्स की लाइन अलग और वेरिएबल कॉस्ट की लाइन अलग लिख दें। इससे मल्टीप्लाई करें, सेल्स की लाइन आ जाएगी। इससे मल्टीप्लाई करें यूनिट्स को, तो वेरिएबल की लाइन आ जाएगी। या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लें और इसको मल्टीप्लाई कर दें यूनिट से। ये मैं कह रहा था कुछ देर पहले। तो आप चाहे कंट्रीब्यूशन की एक लाइन लिख दें, वर्किंग में ये निकाल दें, चाहे सेल्स की अलग और वेरिएबल कॉस्ट की अलग लाइन लिख दें। अब दूसरा काम करते हैं, इनके यूनिट्स ढूंढते हैं। टू 235 360 ओके। यूनिट्स निकालते हैं। एक्सपेंशन प्लांट लगाने से कितने ए और बी मजीद बना लेंगे? 5-5 हज़ार हैं? यस सर, 5-5 हज़ार और बना लेंगे। नहीं, 5,000 आर्स हैं। नए प्लांट यानी जो एक्सपेंशन प्लांट लगेगा
उसमें 5000 घंटे और एक महीने में काम हो सकेगा। तो उन 5000 घंटों में कितने ए और कितने बी बना लेंगे ये नहीं बताया हुआ। अगर ये पता चल जाए कि एग्जिस्टिंग प्लांट 1 घंटे में कितने ए और कितने बी बनाता है, या एक यूनिट कितने घंटे में बनता है, दोनों में से जो मर्जी निकाल लें कि 1 घंटे में कितने यूनिट बनाता है या 1 यूनिट में कितने घंटे, दोनों में से कोई भी निकालने काम चल जाएगा। देखें, नया एक्सपेंशन प्लांट अगर तो बताते ना कि इस एक्सपेंशन प्लांट से लेट से 4500 ए बना लेंगे, 5000 बी बना लेंगे, तो 6500 इंटू ये, 5000 इंटू बी। लेकिन अगर 5000 आर्स कहा है तो अब यूनिट्स खुद ढूंढने पड़ेंगे कि इन 5000 घंटे में कितने ए और कितने बी बना लेंगे। इसके लिए हमें दिसंबर का डाटा यूज करना पड़ेगा। दिसंबर में देखें, दिसंबर का डाटा क्यों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वही काम मजीद होने लगा है। तो जो एग्जिस्टिंग प्लांट में काम होता था वैसे ही नए में होगा, तो दिसंबर का डाटा यूज करते हैं। दिसंबर में कितने यूनिट्स बनाए गए थे, ए के 11300 और बी के 14700, 26000 यूनिट्स बनाए गए थे। टोटल आवर्स कितने लगे थे, कैसे? दिसंबर के डेटा में आवर्स टोटल तो नहीं बताए, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 230 रुपीज पर आवर। अब आपको कन्वर्जन कॉस्ट पता है 4.89 मिलियन, और यह भी पता है कि एक आवर काम हो तो 230 क्या 230 लगता है। दोबारा सुने, आपको दिसंबर की कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है 4.89 मिलियन, 4890,000, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 1 घंटा काम हो तो 230 रुपए के कन्वर्जन कॉस्ट होती है। तो इस 230 और इस 4890,000 से क्या पता चल जाएगा, टोटल आवर्स। क्योंकि अगर टोटल खर्चा 4890 है और पर आवर खर्चा 230 होता है, तो टोटल आवर्स पता चल जाएंगे कितने दिसंबर में इस्तेमाल हुए थे। तो दिसंबर में इस्तेमाल हुए थे 4890,000 डिवाइडेड बाय 230, 261 चले, काफी है 261। दिसंबर में इतने आवर्स प्रोडक्शन हुई थी और इतने इतने ए के और बी के यूनिट्स बने थे। अच्छा, ये 21,000 घंटे टोटल लगे थे, तो हमें तो ए और बी के अलग अलग चाहिए, तो इनको ए और बी में कैसे बांटें? हाँ, बस ये जज्बाती हरकत करानी थी आपसे। एक हांडी में आलू और गोभी दोनों पड़े हैं और वो आधा घंटा हांडी जो है वो चूल्हे पे है, तो उस आधे घंटे में से 15 मिनट आलू पक रहे हैं और 15 मिनट गोभी पक रही है? हाँ जी, आधे घंटे में आलू गोभी दोनों हैं हांडी में, तो उनमें से 15 मिनट आलू पे लग रहे हैं और 15 मिनट गोभी पे लग रहे हैं। चूंकि दोनों मौजूद हैं तो आलू पे भी आधा घंटा, गोभी पे भी आधा घंटा। ए और बी क्या है इस सवाल में? जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। आलू गोभी हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। ए और बी इस सवाल में जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स जॉइंट इसलिए होते हैं क्योंकि इकट्ठे ही बन रहे होते हैं। तो 21,000 घंटे ही ए पे लगे हैं और 21,000 घंटे ही बी पे लगे हैं। ऐसा नहीं है कि इसको दोनों में बांट दें, दोनों इकट्ठे ही थे मशीन के अंदर। तो ये 11,301 कितनी देर में बने? इतनी देर में, और 14,700 भी इतनी ही देर में बने। तो ये सेम आवर्स दोनों के लिए यूज करेंगे। 5,000 आवर्स नई मशीन की कैपेसिटी है। तो हमें अब क्या चाहिए कि ए के यूनिट्स पर आवर चाहिए या आवर्स पर यूनिट चाहिए? नए प्लांट की कैपेसिटी 5,000 यूनिट्स है, आवर्स, सॉरी 5,000 आवर्स हैं। हमें चाहिए कितने ए और कितने बी बना लेंगे। तो इन 5,000 आवर्स के लिए हमें ए के यूनिट्स पर आवर चाहिए या आवर्स पर यूनिट चाहिए? दोनों में से जिस मर्जी तरीके से चल लें पहुंच जाएंगे, दोनों में से जो मर्जी कर ले। मैं दोनों ही बता देता हूं। ज्यादा आवाम का दिल क्या है? चलो किसी शरीफ आदमी से पूछते हैं। हाँ भाई निजाम, क्या आर्ज? क्या आर्ज? अच्छा, यूनिट्स पर।
तो अगर ये टोटल यूनिट्स हैं, ये टोटल आर्स हैं, तो यूनिट्स पर आर क्या बने? यूनिट्स पर आर, यूनिट्स पर आर, तो यूनिट्स डिवाइडेड बाय आर्स 0.531 और बी के 14,700 डिवाइडेड बाय 21,261 पॉइंट। ये दिसंबर का डाटा है एग्जिस्टिंग प्लांट का। अब हम इससे देखते हैं कि एक्सपेंशन में कितने यूनिट्स बना लेंगे। तो 5000 घंटे में ए कितने बन जाएंगे? 0.531 से मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं? मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि बस दिल में मल्टीप्लाई आ रहा है। ये हैं आर्स और ये हैं यूनिट्स पर आर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्स कैंसिल होके यूनिट्स में आंसर आएगा 2655। अच्छा, अगर कोई इसी को जो ध्यान से इस बात को हजम कर ले वो सुने ध्यान से। अगर आर्स पर यूनिट करना चाहे वो भी कर सकते थे। आर्स पर यूनिट निकालते दिसंबर से तो क्या करते? 21261 डिवाइडेड बाय 11,300 88 बस 88 2 डेसिमल तक भी रुक सकते हैं, कोई बात नहीं। अब ये आर्स पर यूनिट आ जाता तो 5000 आर्स को 1.8815 से डिवाइड करते तो भी तकरीबन यही आ जाता। थोड़ा बहुत ऑडियो का फर्क। अब ये वर्किंग 1 वर्किंग 2 ये वर्किंग 2 दोबारा देखें। हमें ये जानना है कि एक्सपेंशन से कितने यूनिट्स ए और बी के बन जाएंगे। अच्छा, ये एक बार ये सारी कहानी समझ आ गई ना तो फिर रिफाइनिंग में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी इसी पैटर्न पे ही होगा। हमें ये जानना है कि इस एक्सपेंशन प्लांट से जिसकी कैपेसिटी 5000 आर्स है कितने यूनिट्स बन जाएंगे। क्यों जानना है कितने यूनिट्स बन जाएंगे? क्योंकि इस पर यूनिट को यूनिट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5000 आर्स में पता नहीं कितने यूनिट्स बनेंगे, इसके लिए हमें एग्जिस्टिंग प्लांट का डाटा यूज करना पड़ा। एग्जिस्टिंग प्लांट के यूनिट्स बताए थे, टोटल आर्स निकाल लिए और आर्स पर यूनिट या चाहें तो यूनिट्स पर आर निकाल लें, और इन दोनों में से किसी को भी यूज करके इस 5000 आर से यूनिट्स निकल आएंगे। ये यूनिट्स चाहिए थे यहां 2655 3455 ये वाला 623.93 चले, और बी का 12 और इस ऑप्शन का 1540.23। ये है एक्सपेंशन ऑप्शन। ये क्या था? 93 1549.23 नहीं 40 ये एक्सपेंशन ऑप्शन है और तकरीबन इसी पैटर्न पे बाकी दोनों होने हैं, इसलिए इसको फिर तसल्ली से देख लें।
एक ऑप्शन रख लेते हैं ए को रिफाइन करना। अगर ए को रिफाइन करेंगे तो कितनी कंट्रीब्यूशन कमाएंगे, बल्कि ये बताई थी अभी बात ना, अभी इस सवाल से पहले बताया था। अब ए में ना फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन भी एक तरह से आ गया, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन आ गया ना रिफाइन करना। तो चूंकि ये सिर्फ फर्दर ए प्रोसेसिंग डिसीजन नहीं है, बाकी ऑप्शंस भी कंपैरिजन है, तो हम लोग फिर इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन निकाल रहे होंगे। और इसका प्लांट कितने का आएगा, आरवी कितनी होगी, और इसके एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने होंगे, तो अब देखते हैं कि ए के यूनिट्स अगर हम फर्दर प्रोसेस में जाएं तो क्या इंक्रीमेंटल कितना जीरो है, अच्छा ये रिफाइनिंग ए कर रहा हूं मैं सॉल्व, लेकिन दोनों की चूंकि एक जैसी वर्किंग होनी है ना, इसलिए अगर समझ आती है साथ तो फिर मैं कॉलम दोनों के चला लेता हूं, अगर नहीं तो पहले बस ए कर लेते हैं फिर बी कर लेंगे। ए को फर्दर प्रोसेस करना क्या मजीद फायदा दे रहा है, ए 1000 का तो वैसे भी बेच ही लेना है, अब हमने चूंकि इस फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन को बाकी ऑप्शन से भी कंपेयर करना है, तो इसलिए अब इंक्रीमेंटल फिगर लेनी है। तो वैसे भी तो 1000 का बेच ही लेते हैं, तो फर्दर प्रोसेस करके क्या होगा, 1385 ना, नहीं 1380, तो 380 एक्स्ट्रा। इसी तरह बी भी साथ ही कर लें, बेशक अभी ऑप्शन ए की कर रहे हैं लेकिन वर्किंग इकट्ठे कर लेते हैं। 5 क्या, मैं भी ऑप्शन सॉल्व ए की कर रहा हूं लेकिन एक जैसी हैं, इसलिए मैं इकट्ठे ही वर्किंग चला लेता हूं, फिर ऑप्शन 3 में भी ये वाली फिगर यूज कर लेंगे। इंक्रीमेंटल सेल प्राइस वाली बात ओके, और फर्दर प्रोसेसिंग पे खर्चा क्या आना है, अब ये उन्होंने पर यूनिट ही दे दिया, मटेरियल कितना होना है 90 125 और कन्वर्जन 68 और 80, तो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन 222 अच्छा ये मैंने एक चीज़ तो मुझे बतानी चाहिए थी, चूंकि ए सारा का सारा ही रिफाइन हो जाएगा, कुछ ज़ाया नहीं होगा, इसलिए मैंने पर यूनिट ही फिगर्स का डिफरेंस ले लिया, वरना पोलन और सीड्स में किलोस का फ़र्क पड़ रहा था। अगर किलोस का फ़र्क पड़ रहा होता तो फिर टोटल्स का हम डिफरेंस लेते, क्योंकि उतने ही यूनिट्स एज इट इज़ रिफाइन हो जाएंगे, कहीं ये कहा नहीं है कि रिफाइनिंग प्लांट में कितना लॉस होगा, इसलिए मैंने पर यूनिट ही को कंपेयर कर लिया। अच्छा अब इसमें देखिए, ये जो इस वक्त सामने फिगर लिखी है ना 222 पॉजिटिव 195 पॉजिटिव, ये फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन हो गया। ए के कॉलम का आंसर यहाँ पॉजिटिव आना क्या शो कर रहा है कि ए को फर्दर प्रोसेस करना ना करने से बेहतर है। 195 पॉजिटिव आना क्या शो कर रहा है कि बी को फर्दर प्रोसेस करना ना प्रोसेस करने से बेहतर है। तो ये जो इस वक्त दो आंसर पॉजिटिव लिखे हैं ये फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन हो गए, लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं था, उस ऑप्शन से कंपैरिजन भी था, इसलिए फिर हमें एंड पे कंपैरिजन करके ही लाना पड़ेगा। ये 222, ये 195, ये फिगर ठीक है, याददाश्त में नहीं आ रही।
कोई और है नहीं कॉस्ट? वो तो पिछले प्रोसेस में जो होनी है वो तो हो ही जाएगी ना, पिछले प्रोसेस से बाहर आएगा तभी डिसीजन मेकिंग पॉइंट होगा। यानी 765 भी ले लेते। अगर हम 1380 और 1525 लेते हैं तो इस तरीके से जो डिफरेंस आता होगा वो भी वैसे उतना ही होता है जितना आप पाएंगे। 380 और 1380 से आंसर ही बदल जाएगा। नहीं ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर बदल जाएगा ना, 380 से सवाल सॉल्व करना और 1380 से सवाल सॉल्व करना, डिसीजन मेकिंग जमीन आसमान का बदल जाएगा। लेकिन तरीका वो भी सही होगा ना, मतलब अरे गलत होगा ना। नहीं 1380 से हाँ हाँ ना, अभी क्लास के शुरू में तो सारी कहानी सुनाई थी। लेकिन अगर हम इंक्रीमेंटल करते ही ना ओवरऑल नहीं करते जिस तरह मैंने बताया, लेकिन इंक्रीमेंटल करते तो सही डिसीजन हो पाता ना। अभी क्लास के शुरू वाली डिस्कशन जो थी जिसमें मैंने 1155 और 1000, तो उसमें 1155 और 2500 को कंपेयर करना ठीक था, डिसीजन गलत हो गया ना, 2500 बेहतर आ जाता। हालांकि 155 और 100 में 155 बेहतर था। अभी जो शुरू में मैंने बात की थी 155 एक था और 100 एक था, तो 155 और 100 को कंपेयर करके फैसला करना है। अगर आप 2500 और 1155 को कंपेयर करेंगे तो फैसला गलत हो जाएगा। इन दोनों को भी और वो एक्सपेंशन के इन तीनों को कंपेयर करना है, इस वजह से इंक्रीमेंटल के जरिए चलना पड़ा। वरना अगर सिर्फ और सिर्फ इतना सवाल होता कि बताएं ए फर्दर प्रोसेस करें या ना करें, तो हम 1380 से सॉल्व करते और उधर 1000 लेते, उनको कंपेयर कर लेते। 222 इंटू कितने यूनिट्स रिफाइन कर लेंगे? इसकी भी कैपेसिटी बताई हुई है, इस नए प्लांट की भी कैपेसिटी बताई हुई है। रिफाइनिंग प्लांट की भी कैपेसिटी क्या है? 5000 आर्स। अच्छा, अब ये रिफाइनिंग प्लांट है, वो प्रोडक्शन प्लांट और था, ये रिफाइनिंग प्लांट है। इस रिफाइनिंग प्लांट में कितने यूनिट्स रिफाइन हो जाएंगे इन 5000 घंटों में? अगर ये पता चल जाए कि एक यूनिट कितने आवर्स में रिफाइन होता है या एक आवर में कितने यूनिट रिफाइन होते हैं, तो ये कहां से पता चलेगा? देखें 5000 आवर्स हैं टोटल, अब उन 5000 आवर्स में कितने यूनिट्स रिफाइन हो जाएंगे, तो कुछ तो पता चले ना। या तो ये पता हो कि एक आवर में कितने यूनिट्स रिफाइन होते हैं, या फिर ये पता हो कि एक यूनिट कितने आवर में रिफाइन होता है। कोई भी रिलेशन पता चल जाए, वो कहां से पता चलेगा? बिल्कुल लास्ट वाले टेबल में ये जो आपको इधर 68 और 80 दिया हुआ है, इसके साथ ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है 150 पर आवर। तो यहां से निकाल सकते हैं कि एक यूनिट पे, चाहे तो यूनिट पर आवर निकाल लें, चाहे आर पर यूनिट निकाल लें। क्या कर लूं? यूनिट्स पर आवर कर लेता हूं। चलो 150 को 68 से डिवाइड करूं कि 68 को 150 से डिवाइड करूं? 68 क्या है? रुपीस पर यूनिट है, पर लीटर। 150 क्या है? मुझे यूनिट्स पर आवर चाहिए, तो 150 डिवाइडेड बाय 68 करूंगा तो यूनिट पर आवर बनेगा। यूनिट्स पर आर करना है वो भी सही है सवाल, आर्स पर यूनिट करना है तो वो भी सही है। मैंने इस वक्त यूनिट्स पर आर लिख लिया, तो यूनिट्स पर आर से कर लेते हैं। अगर इनसे यूनिट्स पर आर में आंसर निकालना है तो 150 तो 150 डिवाइडेड बाय 68 2.21 1.88 तो लिख लिया यार। अब तो टोटल कितने यूनिट्स रिफाइन हो जाएंगे 5000 घंटे में? नहीं भाई, अलग अलग। 5000 को 2.21 से मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं? ये 5000 आवर्स हैं और ये यूनिट्स पर आवर हैं, तो मल्टीप्लाई 11050
11050 2453 और इसी तरह से ऑप्शन 3 सॉल्व होगी जिसमें 222 की जगह 195 रख देंगे और 11050 की जगह 9400 रख देंगे। ये दोनों सेम है 1860.6 और इसी तरह ऑप्शन 3 सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अगर इसका आंसर 11400 आ जाता, अगर इसका आंसर 11400 आ जाता तो हम यहां फिर भी 11300 लिखते, क्योंकि बनेंगे तो रिफाइन होंगे ना। इसका आंसर 11050 की जगह अगर 11500 आ जाता, इसका आंसर 14800 आ जाता, तो जितने बनते हैं उससे ज्यादा थोड़ी रिफाइन हो सकते हैं। बनेंगे तो रिफाइनिंग के लिए जाएंगे ना। तो अगर ये 11300 और 14700 से ऊपर निकल जाते तो हम 11300 और 14700 तक रुक जाते। अब तो ये कम ही है, इसलिए 11050 और बी के लिए 9400। जी बिल्कुल, हमें ए और बी के मुकाबले में ए बेहतर पता चल रहा है, लेकिन ए और बी के यूनिट्स डिफरेंट है ना। तो दिस इनटू 11050 करके जो आंसर आएगा उनको कंपेयर करके पता चलेगा कि ए फर्दर प्रोसेस करना बेहतर है कि बी फर्दर प्रोसेस करना बेहतर है। अगर ये सवाल ए वर्सेस बी होता बस, तो इसकी जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसकी बेस पे फैसला हो जाता। ठीक है जनाब, ठीक, अल्लाह हाफिज़।